मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और यहाँ से देखो ध्यान से सुन लो, सुनिएगा फिर से, सुन लो ध्यान से। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर में हमने यहाँ से एक लाइंस ड्रॉ किए थे भैया, इसको एक्सटेंड करने के बाद, है ना, इसको क्या किए थे, एक्सटेंड करने के बाद एक लाइंस ड्रॉ किए थे, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ किए थे यहाँ पे एक्सटेंड होने के बाद, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लो, ये हमारा वेक्टर ए था, ये कौन सा था, वेक्टर बी, है ना। और ये एंगल कितना भैया, थीटा, और इसको क्या लिखे थे, बी साइन थीटा, वेक्टर बी, और ये क्या था, बी कॉस थीटा, है ना। तो इसके लिए भैया रिजल्टेंट आर बराबर हमने आपको निकाल के दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। रिजल्टेंट आर बराबर हमने कल क्या निकाल के दिए थे, ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2ab कॉस थीटा, है ना। तो भैया यहाँ तक मैंने आपको कल लास्ट में करके दिया, आज हम यहीं से बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहीं से हम आपको स्टार्ट करेंगे। आपको 3 केस बताया जाएगा और तीनों केस को आपको ध्यान से सुनना है भैया। सबसे पहला केस की अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले केस के हिसाब से बात करूंगा तो सपोज मान लेते हैं कि केस नंबर 1 है, सुनिएगा, केस नंबर फर्स्ट है, जहां पर थीटा आपका क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा भैया, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर कितना ए है और ये वेक्टर क्या है भैया, बी है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम है ना। अगर भैया ये एक वेक्टर है और दूसरा कोई वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0 किसके बराबर होता है भाई, cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो r बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में a का स्क्वायर प्लस कितना होगा, b का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा भैया, 2ab cos थीटा कितना होगा, 1 ना। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट अंडर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोल भैया। इसीलिए r बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है, अरे हाँ ही नहीं, है ना। तो इसका ये रिजल्टेंट, अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के बीच के जो एंगल हुए कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में भैया मैं आपको बता दूं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ भाई, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, फोर्स तो जानते हो ना, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज समझाना मुझे कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना m है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर F बराबर में 10 न्यूटन का, और कोई दूसरा फोर्स आप भैया इधर से लगा रहे हो F बराबर में कितने का, 15 न्यूटन का। आपको पता है भैया ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, मतलब फोर्स जो है, दो फोर्स लग रहा है, दोनों का कितना मैग्नीट्यूड है, एक का 10 है और दूसरे का 15 है, और दोनों कौन से डायरेक्शन में लग रहे भैया, सेम डायरेक्शन। तो एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों, अगर मैं F1 इसको मान लेता हूँ और इसको F2 मान लेता हूँ, तो भैया F1 और F2 के बीच में कितना एंगल, पक्का 0 डिग्री। अरे हाँ ही नहीं भाई, आप समझे नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं बात मान के चलता हूँ कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है, सुनिएगा, इसका डायरेक्शन क्या इधर है, और ये वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन क्या इधर है, तो भैया इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, थीटा ना, यही निकालते हैं। अगर मैं इसको थीटा को कम कर रहा हूँ, ऐसे सुला दिया इसको, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल होगा, तो अगर मैं एफ नेट निकालता हूँ, टोटल नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर ऐड कर देते, तो आंसर कितना आएगा भैया, 25 न्यूटन। यही है कि अगर थीटा जो आपका 0 होता है दो फोर्स के बीच का, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो a प्लस बी के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा चीज सुनिएगा, केस नंबर 2 है भैया, ध्यान से समझो। केस नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, देख लीजिए भैया। अगर मैं केस नंबर 2 की बारे में बात कर रहा हूँ, केस नंबर 2 सेकेंड केस में, सबसे पहला केस आपको पता है कि हमने 0 डिग्री को लेके बात की है। अब थीटा को मान लेते भैया 90 डिग्री, कितना मान लेते थीटा, 90 डिग्री। तो दो फोर्स के बीच, सॉरी दो वेक्टर के बीच
लगने वाला रिजल्टेंट कितना होगा? अगर दोनों के बीच आपका एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब अगर एक है आपका ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा? बी होगा। मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? परपेंडिकुलर है या नहीं है? कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 किसके बराबर भाई? पक्का 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा? रूट अंडर में ए का स्क्वायर प्लस कितना होगा? बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या मैं 0 बोल सकता हूँ? और 2ab को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, है ना। तो देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर में कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा रिजल्टेंट। आप खुद देखो, एक चीज मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भैया, अगर एक फोर्स यहां से निकला, मान लो 10 न्यूटन का, हा? इसको आप एक फोर्स निकला है कितना? 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स कितना है भैया? F2 मान लो 15 न्यूटन का, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर F1 फोर्स है 10 न्यूटन का और ये ऊपर में कितना है? 50 न्यूटन का। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें भैया लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, तो क्या करेंगे भैया? डायगोनल जो है क्या बताएगा? उसके फोर्स को बताएगा डायगोनली। मतलब ये जो है ये आपको क्या बताएगा? एफ नेट को बताएगा। और एफ नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर में F1 का स्क्वायर प्लस में क्या करना पड़ेगा? F2 का स्क्वायर। मतलब कितना होगा भैया? रूट अंडर में 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 325 न्यूटन। समझ में आया? क्लियर है? समझे ना। चल केस नंबर 3 देखेंगे भैया। केस नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब देखिए ध्यान से, मान लेते भैया थीटा जो है 180 डिग्री है। 180 डिग्री कब होगा? जब भैया आपका कोई वेक्टर ए मान लो इधर है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है ना। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा भैया? वेक्टर बी है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री हुई होगा। और भैया cos 180 किसके बराबर? अरे भैया cos 180 जो होता है -1 के बराबर। cos 180 किसके बराबर? -1 के बराबर, ठीक है। जब cos 180 -1 के बराबर होता है, चलिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, r बराबर में रूट अंडर क्या? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस कितना होगा? 2ab और इंटू में कितना होगा? -1। क्या मैं cos थीटा के जगह पे cos कितना लिख सकता हूँ? 180 और cos 180 किसके बराबर होगा? -1। तो देखिए ध्यान से, तो r बराबर कितना हो जाएगा भैया? रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? -2ab। बता सकते हो कि किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए r किसके बराबर होगा भैया? देखो ध्यान से, अगर होल स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी समझते हैं एक एग्जांपल भी। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखो, एक ऑब्जेक्ट ही ले लेता हूं जिसके ऊपर आपको पता है कि आपने इधर से फोर्स लगा दिए F1 कितना? 15 न्यूटन। कितना लगाए भैया? 15 न्यूटन। और कोई इधर से फोर्स लगा रहे कितना भैया? F2 10 न्यूटन। तो आप क्या बोलेंगे? एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है ना। तो मतलब उन दोनों फोर्स के बीच लगने वाला एंगल कितना होगा? 180 होगा। और जब 180 होगा भैया तो आप क्या करते हैं? एफ नेट कैसे निकालते हैं? तो देखो जो हाईएस्ट है मतलब F1 माइनस में क्या कर देते हैं? F2। F1 कितना है? 15 माइनस में 10, मतलब नेट फोर्स कितना आएगा भैया? 5। नेट फोर्स कितना आएगा? 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में हमने क्या मान के चलते भैया? थीटा आपका कितना है? 0 डिग्री। तो उससे जो मिलने वाला रिजल्टेंट क्या होगा? a प्लस बी होगा, है ना। और दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है भैया? अगर मान लो थीटा आपका 90 डिग्री है तो r बराबर कितना होगा? रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपका तीसरा में थीटा कितना है? 180 डिग्री के बराबर है, तो कितना हो जाएगा भैया? r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और माइनस बाहर है तो कितना होगा? a माइनस बी। जल्दी करेंगे। सुन लो, इधर सुन लीजिए, बात नहीं सुन लीजिए भैया। एक रिजल्टेंट तो निकाल दिया था भैया, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा है क्या भाई कि सर जो रिजल्टेंट आपने निकाला उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सॉरी उसका डायरेक्शन क्या हो?
ठीक है। तो सुन लो, यहाँ से आपको पता चलेगा, एक मिनट रुक जाइए, अभी आपको लिखने के लिए मौका मिले। देखो ये यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक बार तामझाम करके बताता हूँ, देख लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा। आप जो कल जो आपने डायग्राम जो लिखे होंगे उसके ऊपर चलिए, सुन लो। ये कल जो डायग्राम आपने ड्रॉ किए होंगे, इस प्रकार का डायग्राम, देखो मैं बताता हूँ। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका कितना है, वेक्टर बी है ना। आप इसको क्या किए थे, एक्सटेंड किए थे और इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना। ये एंगल कितना था, थीटा था। ये एंगल कितना था, थीटा था। बताओ क्या यहाँ तक ठीक है भाई साहब? इधर देखिए, इसको मैंने ओ लिया था, है ना। मुझे बताना ओ पी और ये क्या था, क्यू था, है ना। और इसके बाद इसको एक्सटेंड करके इसको क्या लिए थे, आर या एस, आर लिए थे, ठीक है। सुन लो ध्यान से। फिर मैंने आपको बताया था भैया इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करते थे ये क्या हो जाता था, बी साइन थीटा, यही ना। और ये कितना होता था भैया, बी कॉस थीटा, है ना। तो सुन लो ध्यान से, आपने ये फाइंड आउट किए थे भैया। अगर मैं ओ आर की बात करूंगा, ओ आर जो होता है आपका, ये किसके बराबर, ओपी प्लस में पी आर के बराबर, है ना। तो ओपी किसके बराबर है भैया, वेक्टर ए के बराबर है, और प्लस पी आर किसके बराबर है, वेक्टर बी कॉस थीटा के बराबर, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? और इसके बाद देखो ये जो आपको क्यू आर है, वो क्यू आर क्या बताएगा, क्यू आर क्या बताएगा, बी साइन थीटा बताएगा, नहीं बताएगा, है ना। तो भैया यहाँ तक हमने आपको कल बताया, ठीक है। अब हमें ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी है, जिसका मैग्नीट्यूड आपने निकाले हैं, आर जो होगा मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में कितना होगा भैया, 2ab, सही है। यही मैग्नीट्यूड, सॉरी कॉस थीटा, कितना होगा, कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड आपको कल निकाला था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर जो रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए भैया आप क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल निकाल देते, मतलब अल्फा निकाल देते। क्या निकालेंगे, अल्फा, मतलब कितने एंगल पे है, तो वही आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो देखो अल्फा को बताने के लिए, सुन लो ध्यान से भैया, अगर मैं अल्फा को बताने के लिए बात करूंगा तो ध्यान से सुनेंगे, इधर यहाँ पर सुन लो। आपके पास देखिए ध्यान से, एक ऐसा कुछ डायग्राम है और इसके बीच में कितना अल्फा है, ये आपको दिया हुआ है बी साइन थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है भैया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी कॉस थीटा। देखिए दो नहीं, तो भैया ये अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा की बात कर सकता हूँ, और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा भैया, ओ आर, हाँ ये नहीं, ठीक है ना। क्यू आर तो रहने दो, क्या मैं ओ आर को क्या लिख सकता हूँ भैया, ओपी प्लस में पी है ना। तो देखो जो टेन जो अल्फा जो होगा, टेन अल्फा जो होगा वो ओ क्यू कितना है, सॉरी क्यू आर कितना है, तो भैया बी साइन थीटा, है ना, वेक्टर बी है और कितना है, साइन थीटा, डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यही आपको क्या बताएगा भैया, डायरेक्शन। यही आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ये जो है क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो आप नीचे में लिख लेंगे भैया डायरेक्शन, ऐसे हेडिंग डाल देंगे, डायरेक्शन जो होगा, है ना। तो इसके नीचे से आप लिख लेंगे टेन अल्फा क्यू आर बाई क्यू आर अपॉन में ओ आर, और इसको इतना लिखूंगा और ये लिख के 2 लाइन लिखना है, जल्दी करो। नहीं डायग्राम तो कल आपने ड्रॉ किए ही थे भाई, इधर सुन लो। ये यहाँ तक में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर को अगर ऐड कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ के हेल्प से या फिर पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से, तो भैया उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपल सा, कितना मैग्नीट्यूड है भाई, कितना मैग्नीट्यूड है, देखो ध्यान से, कितना मैग्नीट्यूड आएगा, तो आर बराबर में कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, है ना। ये रिजल्टेंट है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे, भैया आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सपोज मान लीजिए, देखो ध्यान से, आपको बोल देगा कि बताओ भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, उस पर कोई 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितने फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 फोर्स। मान लीजिए एक फोर्स आपको 4 न्यूटन से और दूसरा फोर्स कितना, 3 न्यूटन से, और आपको बोल दिया जाएगा कि इन दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल जो होगा कितने का होगा भैया, 60 का। मान लीजिए थीटा कितने का है, 60 का। तो आपको बोल देगा कि इसका नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना, इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो भैया सिंपल सी क्वेश्चन है, आप किसी एक को आप 4 ले लोगे और कोई एक को कितना ले लोगे, 3 ले लोगे,
और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, r बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने में 4 गुने में कितना 3, और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है ना। क्या ये 2 से 2 कट गया, तो भैया रूट अंडर में कितना होगा 16 प्लस में 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस में कितना 12, तो 25 और 12 कितना होगा 37। इसका आंसर होगा रूट अंडर 37। तो आपको इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा भाई साहब रख अंदर, है ना। तो उस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चंस किस तरीके, ठीक है। खासकर तुम लोग को ये क्वेश्चन याद रखिए। चल ये क्वेश्चन सब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, उसमें आप सॉल्व करें, इसमें कोई दिक्कत है ना। रिजल्टेंट आपसे मतलब आराम से निकल जाएगा, डायरेक्शन भी आपको आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया इसके बाद हम बात करेंगे, अब हमने दो वेक्टर का एडिशन देख लिए, दो वेक्टर का भैया सब्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया था किस तरीके से करना है। अब हम बात करेंगे किन्हीं दो वेक्टर को हम भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। अगर सपोज मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो भैया यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किन्हीं दो के हिसाब से बात करेंगे, किन्हीं दो कंडीशन में के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। सुन लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ कहा गया है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। सुन भैया, आपको यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे होंगे, हेडिंग में आपको दिया हुआ है, कैसा हेडिंग है भैया, स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ कितना 2 वेक्टर, है ना। देखो यहाँ पर आपको दो टाइप्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, सुन लो। तो जब भी दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो दो टाइप के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एक होता है भैया जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, या इसी का नाम है भैया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। दूसरे का नाम है भैया क्रॉस, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो भैया इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी है, आप ध्यान से सुनेंगे। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ना कि आप दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकाल सकते हो और दो वेक्टर का आप डॉट कैसे निकाल सकते हो। बहुत आसान तरीका है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे। पहले इस चीज को थोड़ा समझते हैं एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो जिसपे हमने सबसे पहला कंडीशन आपको बताया हूं भैया, हमें जब भी आप देखेंगे दो वेक्टर का क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो हेडिंग है भैया, या आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका भैया, तो 2 वेक्टर, है ना। सुन लीजिए डेफिनेशन आपका क्या लिखा हुआ है भैया, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, या तो स्केलर प्रोडक्ट या क्या बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, ऑफ 2 वेक्टर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट या ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दे, है ना, विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दे। सुन लीजिए भैया, अगर मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर ए है और कोई वेक्टर आपका क्या है बी है, ठीक है। आपके पास कितना रहेगा, वेक्टर ए हो सकता है, वेक्टर बी हो सकता है। अब आपको क्या बोलेगा, इन दोनों का डॉट निकालने के लिए भैया ये डॉट है, आप इसको इंटू नहीं पढ़ सकते, ए इंटू बी ऐसा नहीं पढ़ सकते, या ए मल्टीप्लाई में बी नहीं पढ़ सकते। ये क्या है, डॉट है, मतलब पॉइंट है, मतलब डॉट है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मैंने क्या लिखा हो कि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है किन्हीं दो वेक्टर, किसका, किन्हीं दो वेक्टर का, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, तो भैया आप क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना यूनिट वेक्टर में, अरे हाँ ये नहीं कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड बताया हो ना, हाँ। तो ए का आप क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। इसके साथ साथ किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे भैया, बी का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ क्या आ जाएगा, कोसाइन आ जाएगा। कोसाइन का मतलब कॉस आएगा, कोसाइन का मतलब क्या आएगा, कॉस। उसके साथ एंगल तो रहेगा भैया,
एंगल किसके बीच का, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना भैया थीटा है, ये कितना हो जाएगा cos थीटा। तो यही है जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करता है। आप खुद देख लो कि अगर मुझे वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ क्या करना है, डॉट करना, क्या करना भैया, डॉट करना। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ना। और इसके साथ साथ क्या हमने यूज किया भैया, कॉस यूज किए। और कौन सा एंगल लिए, तो दोनों वेक्टर के बीच में लगने वाला एंगल है ना। जैसे एग्जांपल आप सबको पता होगा भैया, मैं एग्जांपल से बहुत ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको एक, अभी आपने क्लास 9th में भैया एक टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम है कार्य, पढ़े ना कार्य भैया, आपने पढ़े होंगे कार्य, जिसका इंग्लिश में नाम होता है वर्क। और आप सबको पता है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ या नहीं, मतलब अदिश राशि। कैसा राशि है भैया, पक्का है ना। क्यों अदिश राशि है, कोई डिफाइन कर सकता है भैया, क्यों है अदिश राशि? क्योंकि कार्य जो होता है, कार्य जो होता है वो बल और गुणे में विस्थापन होता है। अरे हाँ ये भैया, कार्य मतलब वर्क बराबर में फोर्स गुणे में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भैया फोर्स भी तो आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या हो रहा है आपको स्केलर। तो वर्क क्या है, स्केलर पर, ठीक है। अब इसके थ्रू आपने बहुत सारे कंडीशन अब पढ़े होंगे, मैं आपको एग्जांपल अभी जस्ट प्रूफ हो जाएगा, भले ही आपने वहां पर नहीं प्रूफ किए थे। देखो क्यों हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, रीजन इसका है। जैसे सपोज मान ले भैया, आपको पता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कुछ एंगल पे इंक्लाइन पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये मूव किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है। मतलब दो वेक्टर है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो भैया इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एफ साइन थीटा, है ना। और इधर कितना फोर्स लगेगा भैया, तो एफ कॉस थीटा। अब बताओ कौन से फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है, इस फोर्स की वजह से या इस फोर्स की वजह से, तो भैया एफ कॉस थीटा की वजह से। इसके वजह से तो ऊपर उठेगा, हमें ऊपर उठाना है क्या, नहीं उठाना है। तो इस, जब आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को धक्का लगा दे या फोर्स लगा के एक जगह से किसी दूसरे जगह लेके जाते हैं, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो हमने उसके ऊपर क्या किया, वर्क किए, कार्य किए, यही है ना। तो कार्य बराबर कितना होगा भैया, देखिए तो क्या होगा, फोर्स एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा, डी होगा। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ इंटू में डी इंटू में कॉस थीटा। अब बताओ थोड़ा सा इसको देखो और इसको देखो, क्या सेम है या एक ही है, ये एक ही है, कैसे नहीं है। अरे फोर्स ये भी मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है, डी ये भी वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच लगने वाला कॉस थीटा है ना, है ना, है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में अगर लिखेंगे तो क्या मैं इसको एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर नहीं लिख सकता हूं, ये कौन सा प्रोडक्ट है, अरे डॉट प्रोडक्ट है ना, कौन सा प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर। इसीलिए भैया एफ डॉट डी का जो है क्या है, वर्क आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। समझे क्या बोल रहा हूं मैं। अगर यहीं पे सुन लो, आगे चल के और आपको वेक्टर में भी बताऊंगा ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे यहाँ पर फोर्स जो है, सॉरी फोर्स बोल रहा हूं, वर्क जो है, सुनिएगा क्या हो गया रे भाई, देखिए भैया वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। भैया अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो क्या मैं एफ डॉट डी नहीं लिख सकता हूं, इसको हम किस में लिखे, इन वेक्टर के फॉर्म। लेकिन अगर एफ डॉट डी की बात करें तो ये क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए हम एफ डॉट डी से मिलने वाला रिजल्टेंट जो है उसको हम कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, क्लियर याद रखना। तो भैया आप याद रखेंगे, सुन लो, ये जो याद रखिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। इसका मतलब देखो जैसे नीचे में लिखा हुआ है, इफ यहाँ पर देखो हमने टू वेक्टर मान के चले भैया, एक वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है, जिसका हैविंग एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, है ना। बिटवीन देम देयर द स्केलर प्रोडक्ट रिटेन एज ए डॉट बी, ये क्या लिखेंगे भैया, ए
डॉट कितना होगा, बी होगा, इज डिफाइंड एज, देखिए क्या होगा, ए डॉट बी क्या कहलाएगा भैया, ए डॉट बी क्या कहलाएगा, वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये जो है लिखा हुआ है किसको डिफाइन करता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए भैया ये कैसा है, इट इज ऑलवेज स्केलर, हमेशा स्केलर होगा, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल से लूंगा तब आपको पता चलेगा, है ना, जब भी दो वेक्टर का हम डॉट निकालते हैं तो उससे मिलने वाला रिजल्टेंट हमें कांस्टेंट मिलता है भाई, कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वेरिएबल नहीं मिलता जिससे हम इसको वेक्टर ले लेंगे, कैसा मिलता है, कांस्टेंट, आपको आगे चल के पता चलेगा। तो जब सारे रिजल्टेंट हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला टर्म्स क्या होता है, स्केलर ही होता है, इसीलिए हमने क्या लिखे इसको, इट इज ऑलवेज अ स्केलर व्हिच इज पॉजिटिव। अगर देखो ध्यान से, अगर हमारा एंगल जो है भाई, कौन सी एंगल की बात कर रहा हूं, ये जो लगने वाला बीच के थीटा, अच्छा हाँ और चीज तुम लोग को बताया था भैया, एक चीज मुझे बताना, अब एक चीज बताना भैया, हंसना नहीं भाई, देखो मान ले ये एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और वर्क फोर्स इधर हो रहा है, इन दोनों के बीच कितना एंगल भैया, तो भैया वर्क कितना होगा, पक्का ना, वर्क कितना होगा, पक्का ना। अच्छा अब देखिए ध्यान से भैया, अब देखो ध्यान से भाई, अभी जो है वर्क जो है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, लेकिन मान लो ये थीटा इधर है ना, थीटा आपका कैसा, एक्यूट एंगल है, कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब भैया 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ये जिसको आप न्यूनतम कोण बोलते हो, हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यूनतम कोण। और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से ज्यादा होता है और 180 से है ना। देखो भैया एक चीज बताओ, जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे और 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू निकाले होंगे, वहां पर कोई भी वैल्यू निगेटिव है क्या, कोई भी वैल्यू निगेटिव है नहीं। तो भैया अगर आपका थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब न्यूनतम कोण है, तो आपका जो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी आपका निगेटिव होगा क्या, लेकिन जैसे ही ये एक्यूट एंगल से बढ़ जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री से जैसे बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हो भाई, ध्यान से सुनिएगा, इट इज ऑलवेज अ स्केलर व्हिच इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा, जब भैया आपका एंगल कितना होगा, मतलब लेस देन 90। और देखिए निगेटिव कब होगा, जब एंगल आपका किसका हो गया, ग्रेटर, देखो 90 से ज्यादा और 180 से छोटा, समझ में आया ना। मतलब ये कैसे एंगल को डिफाइन कर रहा है, एक्यूट एंगल को, और ये किस तरीके के एंगल को डिफाइन कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ रहा है भाई, है ना। तो ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और देखो इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने मैथ्स में बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा, जैसे अगर सपोज मान ले भैया ए है और प्लस में बी है, क्या मैं इसको बी प्लस में ए कर दूंगा, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा नहीं होगा, भैया हर जगह बराबर नहीं होता है। अभी एक चीज आप याद रखें, अभी जैसे मैं एक नॉर्मली कांस्टेंट के तुल्य में बता देता हूँ, जैसे 2 + 3 किसके बराबर हो, 5 के, या 3 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 5। मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। लेकिन भाई अगर उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके चलेंगे तो बराबर नहीं है। आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा, हर चीज ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है 12th का। मैट्रिक्स में आपको जब पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये कैसे, है ना। वहां पर आपको पता है कि सर 2 गुने में 3 करेंगे कितना होगा, 6 होगा, और 3 गुने में 2 करेंगे फिर भी 6 होगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि भैया ए बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी ए का, है ना। लेकिन भैया अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ बी इनटू मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। इसका कहानी है बहुत सारा, वो आपको बताया, ठीक है। लेकिन इतना याद रखेंगे भैया, स्केलर में आपका क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर, सही है। इसके बाद भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भैया बोर्डमास का रूल अप्लाई होता है। जैसे आप देखो ध्यान से, अगर मैं 2 + 3 + 5 की बात करूं, सुन लो ध्यान से, इसका आंसर कितना होगा भैया, 10 होगा। आप यही बोलते हैं ना, 10 कैसे पता, सर देखो पहले 2 है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो 8, और 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 + 3 और प्लस में 5, फिर भी इसका आंसर 10 ही होगा, है ना। कैसे भी सॉल्व करेंगे 10 होगा। तो इस टाइप्स के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में है। तो देखो वेक्टर ए है
डॉट करेंगे वेक्टर बी प्लस में किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। अब देखो जब एक के साथ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ए बी हो जाएगा, और एक को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना। और भी ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर ए डॉट बी है तो किसको डिफाइन करेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ठीक है। इसमें और बहुत सारे कंडीशन है, बस आप ये याद रखेंगे, इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, बस इतना तक आप लिख लीजिए आज के लिए।